We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी खादिम हुसैन रिजवी, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह थे, जिनका इंतकाल हो गया 2 रोज़ पहले, और कल जुम्मे के रोज़ उनको पाकिस्तान में लाहौर में दफना दिया गया है। एक बहुत बड़ा जनाजा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग उस जनाजे में शरीक हुए, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, कुछ कह रहे हैं लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, कुछ ये कह रहे हैं कि 70 लाख के करीब लोग जो थे वो उनके जनाजे में मौजूद हैं। मैं इस फिगर के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन वाकई आप जब उनके जनाजे की वीडियोस देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की वहाँ मौजूद थी, और उससे उनकी मकबूलियत और ख़ास तौर पर उनकी जमात कितनी मजबूत हो चुकी है पाकिस्तान के अवाम में और कितनी मकबूल हो चुकी है, वो बिल्कुल अयां है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि जो कॉज ऑफ डेथ है खादिम हुसैन रिजवी का, वो अभी तक मालूम नहीं हो सका कि उनकी मौत की वजह क्या थी। कुछ लोग इस हवाले से बहुत मशकूक हैं, कुछ समझ रहे हैं कि क्योंकि वो इंटरनेशनल ताकतों के ख़िलाफ़ थे तो शायद उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश की गई है। रिसेंटली अपनी डेथ से 1 रोज़ पहले उन्होंने धरना ख़त्म किया था, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की हुकूमत और उनके दरमियान एक कामयाब मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर वो फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर उनको करना पड़ेगा, हुकूमत पाकिस्तान को फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट करना पड़ेगा और पाकिस्तानी सफ़ीर को नहीं भेजेंगे फ्रांस में, और ये तमाम शर्तें पाकिस्तानी हुकूमत ने मान भी ली थी। तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। लेकिन असल कॉज ऑफ डेथ क्या थी, डॉक्टर्स ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, और उसकी वजह ये भी थी कि जब उनको अस्पताल लाया गया तो उनकी जो डेथ हो चुकी थी और इसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ मालूम नहीं हो सकी। लेकिन उनके सिम्टम्स ऐसे थे कि उनको कुछ हल्का सा बुखार था, और उस धरने के दौरान ही उनको बुखार हुआ था, और उनको सांस लेने में तकलीफ थी, और उनको अस्पताल लाया गया, लेकिन उस दौरान वो इस दुनिया पानी से कूच कर गए थे। मैं आज इस प्रोग्राम में, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मैं उनकी कॉज ऑफ डेथ के हवाले से बात ज़रूर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात कहूँगी वो सही भी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि उनकी कॉज ऑफ डेथ हो क्या सकती है। और बहुत से लोग इस हवाले से बिल्कुल बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस पे बात भी करूंगी। और उसके साथ साथ मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि उनका जानशीन मुकर्रर कर दिया गया है उनके बेटे को, साद रिजवी को। और कल की वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी है तो मैंने आपको ये बताया था कि उनके 2 साहबजादे हैं, हो सकता है कि उन दोनों साहबजादों में से किसी एक को जानशीन मुकर्रर कर दिया जाए, या पार्टी का कोई और ऐसा सरबराह, कोई ऐसा रुकन जो बानी कायदीन में से उनमें से किसी एक को पार्टी का सरबराह मुकर्रर किया जाए। लेकिन उनके बेटे को जानशीन मुकर्रर कर दिया गया है, उनका नाम साद रिजवी है। और 20 रुकनी कमेटी जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 20 रुकनी कमेटी की मजलिस शूरा ने एक ये फैसला किया, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया और साद रिजवी को जानशीन मुकर्रर किया, और जनाजे के दौरान ही उन्हें जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। और इसका जो ऐलान था वो पार्टी के जो मरकज़ी नायब अमीर हैं सैयद ज़हीरुल हसन शाह, उन्होंने किया इसका ऐलान। बहुत से लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो समझते हैं कि जो रिजवी साहब थे, ख़ुद खादिम हुसैन रिजवी, वो मरूसी सियासत के बहुत ख़िलाफ़ थे, और अक्सर उन्होंने इस बात का अपनी तकरीरों में ज़िक्र भी किया था, जो बाकी सियासी पार्टियां हैं उसमें मरूसियत के ख़िलाफ़ थे। और वो उन्होंने ये बरमला इजहार भी किया था अपने कुछ पुराने साथियों से जिनको छोड़ कर चले गए हैं, उनसे नाराज़गी हो गई थी, या 2017 के धरने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, और उन्होंने कहा कि उनको बहुत रंज है, बहुत दुख है इनकी डेथ पे, लेकिन उनके बेटे का जानशीन मुकर्रर होना उनकी समझ से बाहर है, क्योंकि वो तो खुद इस मरूसी सियासत के बहुत खिलाफ थे। लेकिन कहा यह जा रहा है और पार्टी की तरफ से बयान दिया गया है कि इस बात का खदशा था कि अगर किसी और को पार्टी का सरबराह बना दिया जाएगा तो पार्टी में फूट पड़ सकती है, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रोह बन सकते हैं, और इस खतरे के पेश नज़र उन्होंने सोचा कि इनके बेटे को जानशीन मुकर्रर कर दिया जाए और वो अपने वालिद के मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसका इजहार खुद साद रिजवी ने भी अपने उस खिताब में किया जो कि अपने वालिद के जनाजे के मौके पर उन्होंने किया। मैं थोड़ा सा आपको वो क्लिप दिखाऊंगी, और उसकी वजह यह है कि लोग ये भी बात करें कि क्या साद रिजवी का अंदाज़े बयां अपने वालिद की तरह का होगा, क्योंकि अपनी शौला बयानी की वजह से अपना एक जुदागाना उनका अंदाज़े बयां था। बहुत से लोग उसके उन अंदाज़े बयां से मुत्तफिक नहीं थे, बहुत से लोग समझते थे कि उनकी बात करने का तरीका ठीक नहीं है, अक्सर वो गाली गलोच का भी इस्तेमाल करते थे, तो वो उनकी मकबूलियत का भी शायद बाहिस बना। तो क्या साद रिजवी उन स्टैंडर्ड्स को, उन
اس اپنے والد کا جو ایک مشن تھا اس کو اس طریقے سے لے کر آگے چل پائیں گے جس طریقے سے وہ خود لے کے جا رہے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہوں گی سعد رضوی کا، جو کہ کل اپنے والد کے جنازے کے موقع پر جب ان کو جانشین مقرر کیا گیا، انہوں نے بیان جو دیا، تھوڑا سا وہ آپ کو چل کے دکھاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد آ کے سعد رضوی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ سعد رضوی کون ہے اور کس طرح سے وہ انفلوئنشل ہو سکتے ہیں اپنے والد کے نام. پہلے دیکھتے ہیں یہ کلپ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والد، استاد، قائد، دوست کے مشن پر رکھے. آمین. مرشد کے مشن پر رکھے. آمین. خدا کی قسم ہمارے قائد سے کوئی خوبصورت نہیں تھا. خدا کی قسم ہمارے قائد سے کوئی دلیر نہیں تھا. خدا کی قسم ہمارے قائد سے کوئی بڑا عالم نہیں تھا. خدا کی قسم ہمارے قائد سے بڑا کوئی حافظ نہیں تھا. خدا کی قسم ہمارے قائد سے بڑا کوئی بالغ نہیں تھا. ہمارے قائد سے بڑا کوئی استاد نہیں تھا. وہ ہر لحاظ سے ہمارے شخصیت تھی. جی یہ تھے سعد رضوی جو اپنے والد کے جنازے کے موقع پر جب ان کو جانشین مقرر کیا گیا تو انہوں نے تمام لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان سے خطاب کیا اور آپ نے ان کا انداز بیان بھی دیکھا. میں آپ کو بتاؤں گی کہ سعد رضوی ہیں کون، آئی مین ایز اے پرسنل کون ہے. ظاہر ہے وہ بیٹے ہیں خادم حسین رضوی کے، اور وہ کیا کر رہے ہیں فی الحال جی، وہ اپنے والد کے مدرسے میں ہی، جو ان کا مدرسہ ہے لاہور میں جامعہ ابو ذر غفاری، وہاں پر زیر تعلیم ہے، اور تعلیم جو مدرسہ یا دینی تعلیم ہے اس کے ایم اے کے برابر کا جو لیول ہے اس وقت جو کر رہے ہیں، یعنی ان کی جو تعلیم ہے اس وقت جو مکمل کر رہے ہیں وہ ایم اے ہے اور اس کے وہ طالب علم ہیں. اب جتنی بھی تقاریر یا اعلانات کرتے تھے خادم حسین رضوی، اس سے پہلے وہ مشورہ کرتے تھے اپنی کمیٹی سے، کچھ دوستوں سے، اور اس میں سعد رضوی بھی شامل ہوتے تھے. یعنی کہ سعد رضوی اپنے والد کے ساتھ ان کی جو سیاسی تنظیم ہے یا ان کی جو پارٹی کا جو ایک منشور تھا اس میں برابر کے شریک تھے، اور اپنے والد کے ساتھ ان کو مشورہ بھی دیتے تھے. اور وہ شروع دن سے ہی عملی طور پر تحریک لبیک پاکستان کے تنظیمی امور چلا رہے تھے، اور شاید اسی لیے اس جماعت کو چلانا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اکثر معاملات کو پہلے سے دیکھ رہے تھے اور خود اس کی نگرانی بھی کرتے تھے. اب ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے جو مدرسے ہیں، دوسرے جو کالجز ہیں اور یونیورسٹیز کے جو طالبات تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی دوسری مدرسے یا کالجز اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کے فرینڈشپس بھی ہوں گی، تعلقات بھی ہوں گے. سو ایز اے ینگسٹر یہ زیادہ انفلوئنشل ہو سکتے ہیں، اور جو ینگ پود ہے ہمارے ملک کی اس کے ساتھ ان کا بیٹر کنیکشن ہوگا، کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور جو ایج ہے، ایج گروپ میں وہ ایک پیئر گروپ جو بن جاتا ہے اس کا ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ سوشل میڈیا کا بڑا ایکٹیولی استعمال کرتے ہیں، ان کے فیس بک اکاؤنٹس بھی ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ہیں. سو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی استعمال کر سکیں گے، اور اس حوالے سے اپنی جو جماعت کے تنظیمی امور ہیں ان کی ایک بڑے پیمانے پر پبلسٹی بھی کر سکیں گے، اور ایک طرح سے زیادہ میسز تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا میں آج کل سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ انفلوئنشل ہے یہ سوشل میڈیا. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا یہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. اب دنیا میں جتنی بھی مسلح تحریکیں ہیں، بہت سی مذہبی جماعتیں ہیں جن کو کہ ایک اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی انہوں نے، یا ملک کے اندر ایسی اس قسم کی کہ جو جد و جہد شروع کی جس کا انجام دہشت گردی پر ہوا. لیکن تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بھی اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ویژن کچھ بھی ہو یا ان کا طریقہ کار کچھ بھی ہو، یہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن اس میں ہر شخص یہ مان رہا ہے کہ ان کی مقبولیت پاکستان میں موجود ہے، اور جو پاکستانی ہیں وہ اس جماعت کو پسند کرتے ہیں. اور خاص طور پر ناموس رسالت کے حوالے سے جتنی بھی انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں میں ان کی مقبولیت کا گراف بہت بڑا ہے. لیکن اکثر بڑی بڑی جماعتیں جب اپنا اصل لیڈر کھو دیتی ہیں اور ان کا جو اصل لیڈر ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ مقبولیت اور لوگوں کے اندر اس جماعت کا وہ ایک جو سٹینڈرڈ ہے وہ برقرار نہیں رہتا. اب سب سے بڑا امتحان سعد رضوی کا یہی ہوگا کہ وہ سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کا امتحان شروع ہوگا، اور کڑا امتحان اور کڑی آزمائش ہوگی فروری کے
वस्त में, मिड फरवरी में, क्योंकि जो डेड लाइन उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दी है रीसेंट धरने में, वो ख़त्म हो रही है मिड ऑफ फरवरी में। और अब देखना ये है कि क्या ये अपने वालिद की तरह अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकेंगे, जो स्ट्रीट पावर इनके पास है। एक आम आदमी इनके पीछे खड़ा है। जब नामूस रसालत का नाम लेते हैं तो ज़ाहिर है हर शख्स मर मिटने पर तैयार हो जाता है जो मुसलमान है और उनका अकीदा ये है। तो अब वो उस स्ट्रीट पावर को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत पर मज़ीद प्रेशर डाल सकेंगे, क्योंकि हुकूमत की पेशरफ्त कुछ और भी हो सकती है और ये एक बहुत कड़ा इम्तिहान होगा। पार्टी के लोग भी अब देखेंगे साद रिजवी की तरफ, और इतनी उम्र में, छोटी उम्र में साद रिजवी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो किस तरीके से निभाते हैं ये उनका एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान होगा। अब थोड़ी सी मैं बात करूँगी इनकी खादिम हुसैन रिजवी की जो कॉज ऑफ डेथ है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी कॉज ऑफ डेथ के हवाले से अभी तक कोई क्लियर वाज़े जो वजह है वो सामने नहीं आ सकी, क्योंकि जब वो लाए गए हॉस्पिटल में तो उनकी कॉज ऑफ डेथ मालूम नहीं की जा सकी। वो ऑलरेडी डेड थे और उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन उनके सिम्टम्स के बारे में बताया गया कि उनको बुखार था और सांस लेने में तकलीफ थी। अब आपको पता है कि कोरोना की लहर, एक दूसरी लहर पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुकी है। पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, बहुत से लोगों की अमवात हो रही है, इन्फेक्शन रेट बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये बड़े बड़े धरने, बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। इन इज्तिमात को पाकिस्तानी हुकूमत रोकने में नाकाम रही है। लेकिन जब लोग बाहर आते हैं, आपके पीछे एक स्ट्रीट पावर होती है, उसको रोकना मुश्किल भी होता है। तो अब कोई भी शख्स इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैंने किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी जगह ये खबर नहीं सुनी कि हो सकता है कि उस बड़े इज्तिमा की वजह से खादिम हुसैन रिजवी ने वो इन्फेक्शन कैच कर लिया हो, क्योंकि ये सब बहुत ही मेन सिम्टम है कोरोना वायरस के, जब आपको बुखार हो और सांस लेने में तकलीफ हो या खांसी हो। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस हवाले से बात करेगा। फिर जब उनके जनाजे की बात करें, जहाँ पे हज़ारों, लाखों या 70 लाख लोग मौजूद थे, इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, उसके बावजूद वहाँ पर किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग तो फिर मेंटेन नहीं रख सकते जब इतने लोग एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। हम बात तो कर रहे हैं कि बहुत लोग आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों की सेहत के बारे में, लोगों की सेफ्टी के हवाले से कोई बात नहीं है। तो क्या ये इस माहौल में, और जब पूरी दुनिया में एक वायरस इस तरीके से फैल रहा है, तो आज कल के इस लोगों के इज्तिमा के बाद कितने लोग हैं जिस किस्म का इन्फेक्शन लेके गए होंगे। और रिजवी साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कभी भी ये ख़बर मीडिया में नहीं आएगी कि शायद उनको कोरोना हो गया था या उन्होंने वो इन्फेक्शन ले लिया था, क्योंकि इस तरह से हमारे जितने भी बाकी सियासी पिलर्स हैं हमारे मुल्क में, उनके जलसों में कौन आएगा, उन इज्तिमात में कौन आएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में तो एक खुदाई निराला है, वहाँ पर तो हर तरह से आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से करने की कोशिश करें, लेकिन जहाँ जैसे कानून हाथ में लेना सबको आता है, सो इस बारे में बात भी कोई नहीं करेगा। मैं ज़रा जुर्रत कर रही हूँ इस पर बात करने के लिए, मुझे पता है कि मेरे अक्सर कमेंट्स में फिर ऐसी गालियाँ पड़ती हैं मुझे, और इस किस्म के लोग स्टेटमेंट जो कमेंट्स में जिस तरीके से जो अल्फाज में मुझे वो याद करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, आज नहीं तो कल मेरे अलावा भी कोई ये बात करेगा कि खादिम हुसैन रिजवी को जो उनके सिम्टम्स थे उनकी बेसिस पे लगता ऐसा है कि उन्होंने वो कोरोना के ही शिकार हुए, और बदकिस्मती से उनकी मौत कोरोना के बायस ही हुई। और उसकी वजह थी इतना बड़ा इज्तिमा, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को बुलाना और इतने बड़े पैमाने पर धरना करना, ये शायद उनके लिए भी बेहतर नहीं रहा, और वो लुक़मा अजल बन गए। अब आप इसको माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में, और पूरी दुनिया में इतने बड़े इज्तिमा के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है और इसको इंतहाई अनसेफ करार दिया जा रहा है। तो आप जितना भी मास्क पहन लें, आप कुछ भी कर लें, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे तो किस तरीके से आप सेफ्टी को यकीनी बना सकेंगे। बहरहाल मैं आपको दिखाऊंगी एक छोटा सा क्लिप खादिम हुसैन रिजवी का, जो उन्होंने अपनी मौत के हवाले से कहा और बड़ा वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पे, और इससे आपको थोड़ा सा मौका मिलेगा कि आप कंपेयर कर सकेंगे इनके अंदाज़े बयां को इनके बेटे के अंदाज़े बयां के साथ, और थोड़ा सा आप कंपैरिजन में आपको आसानी होगी। तो देखते हैं इनका ये क्लिप। गला या तो फट जाए या मेरे दिमाग दियां शरियाना फट जान, ताकि ये मुकाबले होने तो पहले मैं दुनिया तो चला जाऊँ। हुजूर दी बारगाह विच की जाके कवांगे जी, जैसी तुहाडे खाके मुकाबले होंदे रहे ते मुसलमान असी कहंदे रहे हमें बड़ा दुख हुआ, दुख नाल ते नामूस रिसालत ते पैरे नहीं ना होंदे। मैं बड़ा जोर लाया कराची भी, भाई मेरा कोई नुकसान होवे दिमाग दा नहीं होया। आज भी मैं बड़ा जोर लाया भाई कोई ना कोई या हार्ट अटैक होवे या सिर फटे, नहीं फटिया। हुण तुसी कहंदे हो तो मैं फिर जोर ला देना, फटदा नहीं पिया। लेकिन मैं कहंदा भाई जिते मौत नहीं आई पुत्र तुसी मैनू नहीं मार सकदे।
جدوں آئی تو میں گھر ستے ہی آ جانی کہنا مولانا مر گیا تسا کہنا بڑے اچھے بندے سن اتنی گل ہونی قسم بخدا کدی ذہن چ نہیں آیا بھائی مر جاواں گے میں ٹاٹیاں اتنی گلاں کرنا تے ساری دنیا بھی میرے خلاف ہے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں ظاہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن ہاں جی اپنے بھی میں جاندا میں کیڑے کیڑے میرا پیچھا بھی کر دیں تے کیڑے کیڑے نو پریشانی ہے میری. جی یہ کلپ آپ نے دیکھا اور انہوں نے اپنی ڈیتھ کے بارے میں اپنی موت کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ویڈیو دکھا دیں اور آپ کو کمپیریزن کا بھی موقع ملے گا. بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرامز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.